हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे पोमोलॉजी के बारे में। और पोमोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया था, मैंगो फ्रूट्स के बारे में आपको डिटेल से अच्छे से बता दिया था पहली वाली क्लास के अंदर। आज वाली क्लास में अपन क्या करेंगे, वही हॉर्टिकल्चर चल रही है अपना पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्पाइसेस, एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पहला पार्ट हमने क्या लिया था, पोमोलॉजी का लिया था। किसका लिया था? पोमोलॉजी का लिया था। तो इसके अंतर्गत अपन ने कौन कौन से फ्रूट कंप्लीट कर लिए थे? अपन ने एक फ्रूट्स कंप्लीट कर लिया था। और एक फ्रूट्स कौन सा कंप्लीट कर लिया था वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा फ्रूट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन बात करेंगे दूसरा जो फ्रूट्स है अपना इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि दूसरा जो फ्रूट्स है पपीता के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पपीता, केरिका पपाया के बारे में बात करेंगे। और उसकी जो फैमिली है केरिकेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? केरिकेसी फैमिली है। और उसके बारे में अपन डिटेल से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यहां से भी एग्जाम में, इस पपीता से भी एग्जाम के अंदर क्या पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और निश्चित रूप से वो जो क्वेश्चन है वो वहां से अपने पपीता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने मेंजिफेरा इंडिका के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद में मेंजिफेरा इंडिका की वेरायटी हमने देख ली थी। अब अपन पपीता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पपीता के बारे में। और आज का जो इंपॉर्टेंट अपना रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा फ्रूट है? पपीता। पपीता के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे, अर्थात इसका वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे। ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण देखेंगे। पपीता को क्या कहते हैं? इसका जो बोटनिकल नाम है वो क्या है? केरिका पपाया। केरिका पपाया। इसके बाद में इसकी जो फैमिली होती है वो कुल कौन सा होता है? केरिकेसी होता है। इसके कुल के बारे में अपन बात करें तो इसका जो कुल होता है, इसका जो कुल होता है वो कौन सा होता है? केरिकेसी होता है। कौन सा होता है? केरिकेसी इसका क्या होता है? कुल होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उत्पत्ति स्थान के बारे में अपन बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है, उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में अपन बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहां पर है, तो इसकी उत्पत्ति मेक्सिको माना जाता है। ध्यान रखना, क्या माना जाता है? मेक्सिको इसकी उत्पत्ति माना जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में मेक्सिको के बाद में अपन बात करें तो इसका जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम का मतलब होता है, इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? सोलेटरी टाइप का होता है। सोलेटरी टाइप का इसमें पुष्पक्रम होता है। फल का प्रकार अपन बात करें उसके बाद में इसका एक आता है सर, क्रोमोजोम नंबर भी पूछी जाती है। इसमें क्रोमोजोम नंबर संख्या भी पूछी जाती है। सीएच का मतलब क्रोमोजोम नंबर पूछा जाता है। और इसमें पपीता के अंदर क्रोमोजोम नंबर यदि पूछे तो 2n बराबर अपन बात करें तो 2n बराबर कितना होता है? 18 इसमें क्या होते हैं? क्रोमोजोम नंबर होते हैं। फल का प्रकार कैसा है? फल का प्रकार आपको पता है सरस बेरी टाइप का है। फल का प्रकार के बारे में अपन बात करें तो फल का जो प्रकार होता है वो बेरी या सरस टाइप का होता है। सरस टाइप का। सर सरस टाइप का कैसे? बेरी या सरस टाइप का, यानी कि गुद्दे के अंदर बीज दसे हुए होते हैं। ये बेरी टाइप का जो होता है इस तरीके से होता है। और उसके गुद्दे के अंदर ये जो सीड होते हैं वो दसे होते हैं। बीज क्या होते हैं? दसे होते हैं। ऐसे बीज जो दसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सरस टाइप का कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरस टाइप का कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सरस टाइप का। ध्यान रखना है आपको इन चीजों के बारे में। पुष्पक्रम क्या बोलते हैं? इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? सोलेटरी टाइप का होता है। सोलेटरी पुष्पक्रम होता है, यानी कि साइमोस जिसको बोलते हैं, सोलेटरी साइमोस। सोलेटरी साइमोस, ध्यान रखना, सोलेटरी साइमोस टाइप का इसमें क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। चीकू, सीट्रस, फालसा, स्ट्रॉबेरी में भी इसी प्रकार का होता है। खाने योग्य बाग के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें? खाने योग्य बाग के बारे में बात करें तो खाने योग्य बाग को अपन इस तरीके से देखेंगे, खाने योग्य बाग। और खाने योग्य बाग की अपन बात करें तो इसमें मीजोकार्प खाते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। मीजोकार्प कैसे सर? मीजोकार्प अपन देखें तो मीजोकार्प जो खाते हैं इस तरीके से अपन देखें तो ये जो फ्रूट्स होता है और उस फ्रूट्स के अंदर बीच वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? मीजोकार्प कहते हैं। और इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? अंदर वाला पार्ट को एंडोकार्प। तो ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? मीजोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकार्प। तो मीजोकार्प क्या है? खाने योग्य भाग है। उसके बाद में अंदर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? एंडोकार्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोकार्प बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें खाने योग्य भाग, और मैंगो में भी खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मीजोकार्प, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य फल बीथी बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मध्य फल बीथी बोला जाता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। बाहर वाला एक्सोकार्प हो गई, ये वाली परत क्या हो गई, एक्सोकार्प, और ये तीनों मिलकर, दोनों ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिकार्प मिलकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेरिकार्प मिलकर बनाते हैं। जैसे बेर में पेरिकार्प खाते हैं, किसमें खाते हैं, बेर के अंदर। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट था मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो इस तरीके से मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया। सर ये सोलेटरी टाइप का क्या होता है, ये बता दो सर, सोलेटरी टाइप का क्या होता है। आपने देखा होगा कि ब्रांच, ये जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच में ये नई नई डालियां लगी होती है, नई नई शाखाएं लगी होती है, नई नई क्या लगी होती है, शाखाएं लगी होती है। और उस नई शाखाओं के अंदर, जैसे अमरूद में भी सोलेटरी प्रकार का पुष्पक्रम होता है, एकांतर क्रम में इस शाखा के बीच में फिर फ्लोर लग रहा है, नई शाखा में इसमें नया फूल लग रहा है, फिर नया फूल लग रहा है, फिर नया, फिर एक छोड़कर नया, तो एक क्रम वाइज फूल लग रहा है और नई शाखाओं पर लग रहा है, उसे सोलेटरी टाइप का कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सोलेटरी प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सोलेटरी प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक शाखा के बीच में, एक शाखा बीच में एकांतर क्रम में, तो उसे सोलेटरी टाइप का पुष्पक्रम कहते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक चल रहा है, ये पपीता के बारे में पढ़ा रहा हूं। पपीता की जो सामान्य जानकारी, नॉलेज थे, कुल इसका क्या है, केरिकेसी, बोटनिकल नाम केरिका पपाया, उत्पत्ति मेक्सिको है, उत्पत्ति के बारे में भी पूछा जाता है। क्रोमोजोम नंबर के बारे में अपन बात करें तो क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 18 होता है। n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 9 हो गया। फल का प्रकाश सरस है, सरस का मतलब जो बीज होते हैं गुद्दे के अंदर दसे होते हैं। पुष्पक्रम सोलेटरी टाइप का मैंने बता दिया है। खाने योग्य बाद मैंने मीजोकार्प बता दिया है। खाने योग्य आपको क्या बता दिया है, मीजोकार्प। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा था, पपीता का पीला रंग किसकी वजह से होता है। ध्यान रखना, पपीता का पीला रंग यदि आपको पूछ ले कि पपीता का पीला रंग किसकी वजह से होता है, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे देखो, पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग पीला रंग किसकी वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखना, यहां पे जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको पता होना चाहिए, वो केरिका जेंथिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, केरिका जेंथिन की वजह से होता है। केरिका जेंथिन की वजह से होता है, केरिका जेंथिन की वजह से होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पीला रंग होता है, पपीता का पीला रंग, केरिका जेंथिन वर्णक के कारण होता है, केरिका जेंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं और एक क्लासिफिकेशन के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा मैंने पपीता को, जो अपना टॉपिक है आज का, पपीता आज का जो टॉपिक है, और वो ये टॉपिक, ये सेकंड नंबर का फ्रूट्स है, सेकंड नंबर का टॉपिक है, और वो पपाया लिया है, जिसका मैंने सारा क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से बता दिया है। उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज और हैं, और कुछ सामान्य चीजों के बारे में बात करें, सामान्य परिचय के बारे में और अपन बात करें तो इसका जो सामान्य परिचय है वो और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं इसमें से। देखो, पपीता जो होता है वो क्या होता है, उसमें डायोसिस होता है, एक लिंगी होता है। ध्यान रखना, पपीता कैसा होता है, यानी कि इंग्लिश में तो टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं डायोसियस, और डायोसियस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक ही पुष्प में मेल अलग फीमेल अलग, उसे बोला जाता है एक लिंगी। हिंदी में क्या बोला जाता है उसको, एक लिंगी। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो पपीता कैसा है, एक लिंगी। इसके अलावा सर और कौन से हैं एक लिंगी, तो याद रखना खजूर भी एक लिंगी है। ध्यान रखना, यदि एक लिंगी आपको और पूछे जाए फ्रूट्स के बारे में तो ध्यान रखना खजूर है, खजूर है। एक कौन सा है, खजूर के साथ साथ अपने नारियल हैं, नारियल हैं, ये भी क्या है, एक लिंगी है, डायोसिस प्लांट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज और इसमें से पूछी जाती है कि ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है, ये वाला सामान्य जानकारी में डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, ये याद रखना, डे न्यूट्रल प्लांट है। यानी कि अपन बात करें डीएनपी प्लांट है, ये डीएनपी, यानी इसमें प्रकाश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये ना तो शॉर्ट डे प्लांट है ना लॉन्ग डे, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। इसकी द्विश निष्प्रभावी पौधा है, ये द्विश निष्प्रभावी पौधा, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये द्विश निष्प्रभावी पौधा है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट यहां से जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, जिसको मैं डब्बे में पैक कर रहा हूं, वो बहुत, जो जिसको गोले में पैक करता हूं, यानी कि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, पपीता में यदि आपको टीएसएस पूछा जाए, पपीता में, केरिका पपाया में आपको टीएसएस पूछा जाए कि पपीता में टीएसएस कितना होता है, तो पपीता में टीएसएस जो पकान बिंदु होता है उस समय 11.5 ब्रिक्स रेशियो होता है। कौन सा होता है, 11.5 ब्रिक्स रेशियो होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिंक फ्लेश सीड्स में आपको पता है,
जिंक फ्लैश सीड्स में जो होता है, जिंक जिसमें होता है उसमें 12 से 14 वृक्ष रहता है। पपीता की उत्पादन के पश्चात सर्वाधिक देखो। अब अपन बात करें इसके उत्पादन से संबंधित उत्पादन से संबंधित अपन देखें तो भारत में पहले नंबर पर उत्पादन भी आता है, फर्स्ट नंबर पर। यदि फर्स्ट नंबर पर अपन बात करें, सेकंड नंबर पर बात करें और थर्ड नंबर पर बात करें तो फर्स्ट नंबर में उत्पादन में केला आता है, दूसरे नंबर पर मैंगो आता है और तीसरे नंबर पर क्या आता है, पपाया आता है। तो ये पपाया यानी कि केरी का पपाया। तो यह आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में इसका उत्पादन देखें, पपीता की उत्पादकता के बारे में बात करें तो केले के पश्चात सर्वाधिक है, यानी कि केले के बाद उत्पादकता, यानी कि आपको केवल उत्पादन के बारे में पूछे तो पहले नंबर पर तो केला आएगा, फिर मैंगो आएगा, फिर क्या आएगा, पपाया। यदि आपको प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के बारे में पूछे, उत्पादकता के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए केले के बाद में पपीता का नंबर आता है। ध्यान रखना किसका नंबर आता है, पपीता का उत्पादकता में। और प्रोडक्शन में तीसरा नंबर और प्रोडक्टिविटी में दूसरा नंबर है किसका, पपीता का। यह आपको पता होना चाहिए, यह एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होती है सर? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में अपन बात करें तो एक प्रति हेक्टर इकाई के हिसाब से अपन देखते हैं तो वो उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। एरिया के हिसाब से अपन सारा देखते हैं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद में कोल्ड प्रतिरोधी मूल व्रंत पूछा जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है रूट स्टॉक के बारे में। ध्यान रखना सामान्य चर्चा में सबसे ज्यादा अपन रूट स्टॉक भी इसके तैयार किया जाता है और मुख्य रूप से इसका प्रवर्धन जो होता है बीज के द्वारा होता है। फिर भी एक ठंडा प्रतिरोधी मूल व्रंत पूछा जाता है, कोल्ड रेसिस्टेंट रूट स्टॉक जो पूछा जाता है वो रूट स्टॉक कौन सा है, पपाया का, जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम लेता है। माउंटेन पपाया होता है। कौन सा होता है, माउंटेन पपाया माउंटेन पपाया। और इस माउंटेन पपाया अपन बात करें तो इसका जो होता है केरिका केंडा मार्सियंस तो ये आपको पता होना चाहिए। कोल्ड रेसिस्टेंट रूट स्टॉक पपीता का माउंटेन पपाया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउंटेन पपाया। और इसका जो अपन देखें नाम तो केरिका केंडा मार्सियंस। ध्यान रखना केरिका केंडा मार्सियंस जो होता है वो होता है। सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है अपना सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। पपीता का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, इसका आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद में इसमें टीएसएस के बारे में आपको बता दिया है। पपीता में एक चीज और पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है और वो जो चीज पूछी जाती है वो कौन सी पूछी जाती है, सिंचाई विधि। सिंचाई विधि कौन सी अपनाते हैं पपीता में, मुख्य रूप से पपीता में सिंचाई विधि कौन सी अपनाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। जो सिंचाई विधि है वो कौन सी अपनाते हैं, वो अपनाते हैं अपन देखें तो यहां पर इस तरीके से वो थाला विधि अपनाते हैं। कौन सी, यानी कि वल्ले विधि, वल्ले रिंग मेथड जिसको बोलते हैं। इस तरीके से एक थाला और रिंग जैसी इस तरीके से खड्डा बनाया जाता है और इस खड्डे के अंदर क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है और ये इसको क्या बोला जाता है, रिंग मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिंग मेथड बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, रिंग मेथड। याद रखना रिंग मेथड ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से करेंगे और सिंचाई विधि रिंग मेथड के द्वारा, किसके द्वारा, रिंग मेथड के द्वारा, यानी कि वल्ले विधि। कौन सी विधि, वल्ले विधि। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूट स्टॉक सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कोल्ड रेसिस्टेंट रूट स्टॉक माउंटेन पपाया केरिका केंडा मार्शियंस जो होता है वो होता है। उसमें इसमें रिंग मेथड काम में लेते हैं। सिंचाई की जो विधि है ये बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है, बहुत बार मोस्टली ये एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसका याद रखना, आपको वल्ले विधि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वल्ले विधि बोलते हैं। अब देखते हैं
इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? देखो प्रवर्धन के बारे में अपन बात करें, ये अपना पॉइंट क्या है? प्रवर्धन। आपको पता है इसमें जो प्रवर्धन होता है वो प्रवर्धन कौन सा होता है? प्रवर्धन के बारे में अपन बात करें तो प्रवर्धन जो होता है वो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कौन सा होता है? सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है। सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लांट प्रोपोगेशन होता है, ध्यान रखना। और सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन कौन सा होता है इसमें अपन बात करें तो इसमें होता है बीज के द्वारा, सीड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने मोस्ट लगा दिया है कि पपीता के अंदर अपन बात करें तो प्लांट प्रोपोगेशन केवल और केवल बीज के द्वारा ही संभव है। लेकिन याद रखना इसको टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्तक संवर्धन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा भी अपन बात करें तो इसमें प्रवर्धन किया जा सकता है पपीता के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर भी अपन इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। एक नया केलस लेकर, प्रहोर लेकर इसकी नया पौधा तैयार, वायरस रहित। कौन सा पौधा? वायरस रहित। यानी कि पपीता में ज्यादा वायरस लगता है तो वायरस रहित अपन क्या निकाल सकते हैं? वायरस रहित अपन क्या कर सकते हैं? उसमें डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन बात करने वाले हैं। आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके प्रवर्धन के बारे में बात हो गई। और प्रवर्धन के बारे में बात होने के बाद में अपन क्या बात करेंगे इसके, और इसकी जो प्रवर्धन की बात हुई है और प्रवर्धन की बात होने के बाद में सीड के द्वारा होता है। अब सीड के द्वारा कैसे होता है? जो इसका जो बीज होता है, बीज, क्योंकि अब देखो पपीता में क्या होता है, पपीता में एक चीज याद रखना, सबसे जल्दी फल देने वाला फल वृक्ष पपीता है। यानी कि ये लगभग 1 से 2 वर्ष के बीच के अंदर, 1 से 2 वर्ष यानी कि 1 से 1.5 वर्ष के बीच में पौध लगाने के बाद में, पौधा उगने के बाद में 1 से 1.5 वर्ष बाद में ये पपीता क्या देने लग जाता है? ये पपीता का पौधा फल देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है? फल देने लग जाता है। इसी के लिए, इसलिए इसको बागों के अंदर, जैसे हेक्सागोनल पंचभुजाकार जो बाग लगाते हैं उसमें पूरक पौधे के रूप में काम में लेते हैं सबसे ज्यादा पपीता को, अनानास को और केला को। याद रखना सबसे ज्यादा यूज कैसे लेते हैं इसको पूरक या फिलर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और फिलर प्लांट के नाम से कौन जाना जाता है? फिलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और फिलर प्लांट कौन सा है? पपीता है। ये आपको होना चाहिए पपीता। और याद रखना चाहिए क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन जल्दी होने लग जाता है, 1.5 से 2 वर्ष में ये फल देना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा फल जो सबसे पहले क्या देने लग जाता है? फल देने लग जाता है। लेकिन इसमें एक बीमारी सबसे ज्यादा लगती है, वो वायरस जनित बीमारियां जो होती है बहुत ज्यादा इस पर अटैक करती है, लीफ पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पपीता में सिंचाई की विधि रिंग वल्ले मेथड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रवर्धन के बारे में सीड के द्वारा, सर सीड के द्वारा और भी किसी फल में प्रवर्धन किया जाता है क्या? फालसा, कागजी नींबू में ध्यान रखना, फालसा। इसके अलावा पपीता के अलावा अपन बात करें, पपीता के अलावा यदि सीड के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है वो किन में होता है आपको मैं बता देता हूं यहां पर ही। एक तो फालसा और एक अपन नींबू। नींबू जो होता है, नींबू वर्ग जो होता है, कागजी नींबू जिसको अपन बोलते हैं कागजी नींबू, उसमें भी सीड के द्वारा क्या होता है? प्रोपोगेशन होता है। ये सारी प्रवर्धन की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और याद रखना सबसे पहले अपन इसमें पूरक फिलर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट है। टीएसएस मैंने बता दिया, पकाव बिंदु वृक्ष का जो टीएसएस होता है, जो पकाव बिंदु होता है उसमें उसका टीएसएस होता है 11.5 वृक्ष इसका टीएसएस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट बारे में बात करेंगे इसकी सीड रेट। सीड रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसकी सीड रेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीड रेट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये डायोसियस प्लांट है, एक लिंगी प्लांट है। तो आपको पता है इसमें गायनोडायोसिस मादा और उभयलिंगी की सीड रेट अलग होगी और डायोसिस एक लिंगी की अलग होगी, जिसमें नर अलग है, मादा अलग है। एक लिंगी एक ही प्लांट में एक ही लिंग है तो उसकी सीड रेट क्या होगी? अलग अलग होगी। और डायोसिस जो गायनोडायोसिस है जो अपन बात करें, यानी कि मोनोसियस के बारे में बात करें, द्विलिंगी के बारे में बात करें, उसकी सीड रेट क्या होगी? अलग होगी। तो देखो बीज दर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? बीज दर के बारे में। और बीज दर जो है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीड रेट।
सीड रेट ऑफ पपाया के बारे में अपन बात करें, सीड रेट की पपाया के बारे में अपन बात करेंगे, इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब देखो इसमें इस तरीके से देखें, अपन इसको इस तरीके से देखें और सीड रेट को अपन इस तरीके से देख लेते हैं, सीड रेट को क्या देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं और यहां पे इस तरीके से अपन ने ये इस तरीके से ये बना लिया अपन ने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में ये जो चीज है, अब देखो पपीता की सीड रेट दो तरीके से अपन देखेंगे। एक तो अपन गायनोडायोसिस यानी कि अपन बात करें यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे अपन देखें तो यहां पे जो सीड रेट देखेंगे वो क्या देखेंगे, गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस। गायनोडायोसिस का मतलब होता है, गायनोडायोसिस किसे बोलते हैं अपन, गायन मादा प्लस उभयलिंगी, मादा प्लस उभयलिंगी, ये आपको पता होना चाहिए। और पपीता में गायनोडायोसिस प्लांट है, गायनोडायोसिस का मतलब द्विलिंगी प्लांट जिसमें मादा भी होगा और दूसरा एक अलग होगा जिसको अपन बोलते हैं। और वो द्विलिंगी का मतलब होता है मोनोसियस प्लांट, जिसके अंदर अपन बात करें बीज मोनोसियस के बारे में अपन बात करें, यानी कि अब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। और द्विलिंगी का मतलब होता है मोनोसियस, इसका मतलब क्या होता है, मोनोसियस, इसका मतलब क्या होता है, मोनोसियस। अब इसकी सीड रेट के बारे में अपन बताएं तो सीड रेट इसकी क्या होती है, सीड रेट आप याद रखना है, आपको सीड रेट ध्यान रखना है। इसकी जो सीड रेट होती है वो कौन सी होती है, देखो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर ये आपको याद रखनी है। गायनोडायोसियस मादा प्लस उभयलिंगी जिसको अपन द्विलिंगी या मोनोसियस कहते हैं, उसकी जो सीड रेट होती है उसमें द्विलिंगी है, इसमें अपन क्या चाहिए, द्विलिंगी है, दोनों है तो नर की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। और नर की आवश्यकता किसमें पड़ती है, एक लिंगी डायोसियस में पड़ती है। किसमें पड़ती है, डायोसियस में, एक लिंगी, क्योंकि एक लिंगी में नर की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है। उसके बाद में ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एक लिंगी, एक लिंगी। और एक लिंगी का मतलब क्या है, डायोसियस, एक लिंगी का मतलब क्या है, डायोसियस। और डायोसियस के बारे में अपन बात करें तो डायोसियस जो होता है उसकी सीड रेट के बारे में अपन बात करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। डायोसियस की, गायनोडायोसिस की सीड रेट 250 से 300 ग्राम होगी। उसके बाद में डायोसियस की सीड रेट जो होगी 400 से 500 ग्राम, ध्यान रखना, प्रति हेक्टर। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी क्या होती है, सीड रेट होती है, इसकी क्या होती है, सीड रेट होती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको द्विलिंगी है, दोनों एक ही है। द्विलिंगी का मतलब इसमें नर और मादा दोनों उभयलिंगी है, तो इसमें नर की आवश्यकता नहीं, इसमें नर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि उसमें नर की आवश्यकता पड़ती है, इसमें नर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो टर्मोलॉजी है, अब आपको मैं गायनोडायोसिस वैरायटी अलग पढ़ाऊंगा, मोनोसियस डायोसियस एक लिंगी वैरायटी अलग पढ़ाऊंगा, मोनोसियस वैरायटी अलग पढ़ाऊंगा, डायोसियस वैरायटियां अलग पढ़ाऊंगा। तो ये सारी बातें हो गई। और सारी बातें क्या है, बहुत मोस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैंने जो बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीड रेट के बारे में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे पपीता से कच्ची अवस्था में एक लेटेक्स निकलता है जिसे पपेन बोलते हैं। इस पपेन से ही अपन बात करें तो कच्चे फलों में पपेन पाया जाता है, जो पेट से रोगों से संबंधित इसे औषधियां बनती है, जो पेट के रोगों में ये क्या करता है, उपयोग में लेते हैं। और 3 माह वाले कच्चे फल में पपेन ज्यादा निकलता है, ध्यान रखना। 3 माह से कम अपन बात करें तो ध्यान रखना। और उसमें जो प्रोटीन मात्रा होती है लगभग 72% उसमें प्रोटीन होती है। इसमें प्रोटीन जो होती है 72% होती है। और आपको पता होना चाहिए क्या निकलता है, एक पपेन निकलता है, याद रखना। पपेन किससे निकलेगा, पपेन निकलता है पपीता से। और कहां से, यानी कि अपन बात करें लगभग अपन बात 3 माह वाले कच्चे फल से, 3 माह वाले कच्चे फल से निकलता है, 3 माह वाले कच्चे फल से निकलता है। किससे निकलता है, कच्चे फल से ये निकलता है, कच्चे फल से ये निकलता है पपेन।
और इसमें देखो, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है, पपीता में एक पपेन के साथ एक एंजाइम पाया जाता है जिसे पेप्सिन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं। इसमें पपेन में एक एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो होती है वो लगभग कितनी परसेंट होती है, 72% इसमें प्रोटीन होती है। ये आपको पता होना चाहिए। पपीते के एक पौधे या कच्चे फलों से पपेन पाया जाता है और ये पेट से रोगों से संबंधित क्या करता है, बीमारियों को दूर। सबसे ज्यादा पपेन कौन सी वैरायटी में, CO5 वैरायटी में। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पपीता में सर्वाधिक पपेन कौन सी किस्म में पाया जाता है, CO5 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, CO5 यानी कि कोयम्बटूर 5 जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कोयम्बटूर 5 बोलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पपेन पाया जाता है। तो ये पपेन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करें इसकी ज्यामिति के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, यानी कि कहने का मतलब ज्यामिति के बारे में, स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे। ज्यामिति स्पेसिंग कितनी रखते हैं, नॉर्मल अपन स्पेसिंग के बारे में बात करें या ज्यामिति के बारे में बात करें। ज्यामिति जो होती है वो ज्यामिति के बारे में अपन बात करें तो जो ज्यामिति रखते हैं या अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं। और स्पेसिंग के बारे में आपको पता ही है कि स्पेसिंग कितनी रखते हैं, इसकी आपको पता है। आपको पता है नॉर्मल, इसको अपन देखें तो नॉर्मल जो इसकी स्पेसिंग रखते हैं R/P जो रखते हैं वो रखते हैं 2x2। कितनी रखते हैं, 2x2 मीटर स्क्वायर। और एक वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए ड्वार्फिंग वेराइटी है, बोनी किस्म है। और जो लगभग अपन बात करें जिस वेराइटी का नाम है पूसा नन्ना, एक वेराइटी है जिसका नाम है पूसा नन्ना। और ये जो पूसा नन्ना वेराइटी है, कौन सी वेराइटी है, पूसा नन्ना। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, मैं ब्रैकेट में मोस्ट लिख देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। पूसा नन्ना जो है, कौन सा है पूसा नन्ना, ये बोनी किस्म है, ध्यान रखना। कौन सी किस्म है, बोनी किस्म है। किचन गार्डनिंग के लिए अपन बात करें, बोनी ड्वार्फिंग वेराइटी है। और इसकी जो स्पेसिंग है वो कम रखते हैं, और वो कितनी रखते हैं, 1.5 इंटू, ध्यान रखना, इसकी जो वो स्पेसिंग रखते हैं वो कितनी रखते हैं, वो जो स्पेसिंग रखते हैं वो इस तरीके से, मैं इस बॉक्स में बोल रहा हूं, ये स्पेसिंग ही पूछी जाती है। 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। और आपको पता होना चाहिए लगभग 1 हेक्टर में अपन बात करें पूसा नन्ना को, लगभग 1 हेक्टर में अपन बात करें, लगभग कितने, 1 हेक्टर के अंदर अपन बात करें तो 1 हेक्टर में लगभग कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 6400 पौधे प्रति हेक्टर लगाए जा सकते हैं। कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, 6400 पौधे, 6400 प्लांट प्रति हेक्टर लगाए जा सकते हैं। क्या लगाए जा सकते हैं, प्रति हेक्टर लगाए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ज्यामिति के बारे में। और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पपाया के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके पपाया एक इंपॉर्टेंट बात और है, और वो बात पूछी जाती है, आपको मैं बता देता हूं, वो बात पूछी जाती है आपकी नर्सरी से संबंधित, क्योंकि पपीता की नर्सरी तैयार करते हैं। आपको पता है एकमात्र ऐसा फ्रूट्स हैं, नींबू वर्गियों की भी नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन पपीता की सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल होती है वो नर्सरी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो नर्सरी जो अपन करते हैं उस नर्सरी वाला अपन टॉपिक ले लेते हैं अगला। और अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, नर्सरी के बारे में। किसके बारे में, पपीता की नर्सरी के बारे में अपना टॉपिक रहेगा। और नर्सरी के बारे में अगला पॉइंट रहेगा, नर्सरी का टाइम अपन बात करें सर, टाइम कब होता है, यानी कि अपन बात करें टाइम, नर्सरी लगाने का जो टाइम है, समय के बारे में अपन बात करें तो समय कब होता है सर, नर्सरी कब लगाते हैं पपीता की, अप्रैल मई में लगाते हैं। अप्रैल मई में लगा देते हैं। कब लगा देते हैं, अप्रैल मई में, अप्रैल मई में। तो यह समय याद पूछा जाता है, यह समय आपको एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि पपीता में नर्सरी लगाने का समय, पपीता में नर्सरी लगाने का समय, पपीता में नर्सरी लगाने का समय पूछा जाता है, पपीता में नर्सरी लगाने का समय पूछा जाता है। ध्यान रखना, नर्सरी लगाने का समय, लगाने का समय, तो ये याद रखना वो कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए, अप्रैल मई है। अब ये कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, तैयार पौध कितने महीने में तैयार हो जाती है, तो ध्यान रखना पौध तैयार जो होती है, पौध तैयार पपीते की नर्सरी की पौध जो तैयार होती है, तैयार जो होती है वो कितने महीनों में होती है, पौध जो तैयार होती है वो 2 महीने में तैयार हो जाती है, 2 मंथ में, 2 मंथ के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर पपीता की पौध क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और एक लिंगी किस्मों के बाग में 10% नर तथा पादप आवश्यक है, याद रखना। और एक और चीज पूछी जाती है, नर और मादा का रेशियो। एक लिंगी जो प्लांट होते हैं, ध्यान रखना,
एक लिंगी जो किस्में होती है, एक लिंगी किस्में मतलब डायोसियस, यानी कि जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, उसमें आपको पता है नर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नर की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना, अनुपात अपन बात करें तो मादा अनुपात अपन बात करें, मादा अनुपात नर इस तरीके से लिखते हैं, मादा अनुपात नर। और मादा की आवश्यकता कितनी होती है, मादा की आवश्यकता अपन देखें तो 10 होती है, और उसके साथ में यानी कि एक लिंगी किस्मों में भाग में 10% नर पादप आवश्यक होते हैं। कितने प्रतिशत, 10% नर पादप आवश्यक होते हैं, यानी कि अपन अनुपात में देखें तो 10:1। 100 पौधे लगाए अपन ने, 100 पौधों में से 10% किसके होंगे, 10% किसके होंगे, नर के होंगे, और 90% किसके होंगे, मादा के होंगे। तो अपन इस तरीके से कहते हैं 10:1, इसको अनुपात में करें अपन तो 10:1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मादा और नर अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 10:1 होता है। ध्यान रखना कितना होता है, 10:1। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो नर्सरी से संबंधित आपको मैंने बता दी, 2 महीने में तैयार हो जाती है पौध, अप्रैल मई में इसकी नर्सरी लगाते हैं, उपयुक्त समय है। और इसमें जो पपीता नर्सरी, इसमें जो मादा और नर का अनुपात रखते हैं 10:1 रखते हैं, क्योंकि जो एक लिंगी किस्में होती है उनके बाग जब लगाते हैं, एक लिंगी किस्मों के वैरायटी के जब अपन बाग लगाते हैं तो उसमें नर की भी आवश्यकता पड़ती है और मादा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो नर और मादा का अनुपात, मादा अनुपात अपन बात करें तो 10%, यानी कि 100 लगाए उसमें 10% आपके बाग में नर भी होने चाहिए, पर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल इसमें प्लांट प्रोपोगेशन होता है। जब सेक्सुअल होता है तो नर की आवश्यकता पड़ेगी, मादा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो किसके लिए है, वो एक लिंगी किस्मों के लिए। ये किसके लिए है, ये याद रखना, ये किसके लिए है, एक लिंगी किस्मों के लिए। और एक लिंगी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डायोसियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आप कभी कभी कंसेप्ट होते हो एक लिंगी द्विलिंग में, डायोसियस मोनोसियस में, तो ये रट लेना आप, डायोसियस में। किसमें, डायोसियस में। तो आपको पता होना चाहिए किसमें होता है, डायोसियस में होता है। किसमें होता है, डायोसियस में होता है। तो डायोसियस का आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली आपको पूछे कि एक लिंगी जो डायोसियस जो पपीता होती है, उस पपीता में अपन बात करें तो मादा और नर का जो अनुपात रखते हैं 10:1 रखते हैं। तो ये जो नर्सरी से संबंधित बात हो गई। अब अपन बात करने वाले हैं, आगे अपन बात करने वाले हैं, एक चीज और इसमें पूछी जाती है, एक चीज बहुत ज्यादा बार पूछी गई है एग्जामों में, वेराइटी, इसके पाला पड़ने पर अधिक नमी पत्ती पपीते, देखो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है पाला। पाला एक यहां पॉइंट आउट लिख रहा हूं मैं, यहां पे याद रखना बीच में, पाला से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, पाला से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है ये पपीता, सबसे ज्यादा प्रभावित। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी होती है, पपीता पाले से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और अधिक नमी और पाला पड़ना इसके लिए नुकसानदायक है। अधिक नमी यानी कि अधिक, एक तो अधिक नमी से जड़गलन रोग हो जाता है इसमें, अधिक नमी और पाला इसके लिए क्या है, नुकसानदायक है। ध्यान रखना, अधिक नमी और पाला इसके लिए क्या है, अधिक नुकसानदायक है। इसके नियंत्रण हेतु 0.1% गंधक का छिड़काव या 0.1% तनु H2O4 का अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसका जो नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 0.1% तनु H2SO4 का अपन क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, तनु H2SO4 का, या 0.1% अपन बात करें तो गंधक का अपन बात करें छिड़काव कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। तो पाला से सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, आगे अपन बात करें इसकी वेराइटीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी वेराइटीज। बहुत बार एग्जामों में बहुत ज्यादा बार किस्मों से क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, किस्मों से। और किस्मों से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसमें पहली जो किस्म अपन पढ़ेंगे, वो जो किस्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन, देखेंगे यहां पे। और वो जो किस्म देखेंगे गायनोडायोसियस। गायनोडायोसियस का मतलब आपको मैंने बता दिया था, मादा प्लस उभयलिंगी,
मादा प्लस उभयलिंगी, जिसको अपन क्या लिखेंगे, एक लिंगी। यदि एक लिंगी यानी कि अपन बात करें जिसको अपन क्या लिखते हैं, मादा प्लस उभयलिंगी। आपने अभी मैंने आपको बताया था कि मादा प्लस उभयलिंगी क्या होता है, आपको अभी अभी मैंने बताया था कि मादा प्लस उभयलिंगी क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको बताया था, गायनोडायोसिस होती है मादा प्लस उभयलिंगी, और डायोसिस को बोलते हैं एक लिंगी। डायोसिस को क्या बोलते हैं, एक लिंगी। तो द्विलिंगी जो प्लांट्स अपन बात करें, द्विलिंगी जो है जिसको अपन बोलेंगे गायनोडायोसिस को, गायनोडायोसिस को अपन बोलते हैं द्विलिंगी, और हिंदी में क्या लिखते हैं, द्विलिंगी। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, द्विलिंगी, और द्विलिंगी इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, द्विलिंगी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्विलिंगी। और इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मोनोसियस। इंग्लिश में इसकी टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, मोनोसियस यूज करते हैं। तो ये जो वैरायटी है उसके बारे में, जिसमें आपको पता है नर की आवश्यकता नहीं, नर की आवश्यकता होती है, आपको पता है नर की आवश्यकता नहीं होती एक के अंदर। तो इसमें अपन बात करने वाले हैं ये जो वेराइटियाज हैं, वेराइटी कौन कौन सी है, उन वेराइटीज के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो पूसा डेलिशियस के बारे में अपन बात करें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेराइटी में आपको बता रहा हूं जो याद रखना है। पूसा डेलिशियस, डेलिशियस जो वेराइटी है ये भी याद रखना, गायनोडायोसिस है डेलिशियस, पूसा डेलिशियस। डेलिशियस जो होती है वो भी अपन बात करें, डेलिशियस इस तरीके से लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पूसा डेलिशियस। उसके बाद में अपन बात करें, एक होती है पूसा मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी। दूसरी अपन बात करें पूसा मेजेस्टी के बाद में पपेन, इसमें सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना पपेन। पपेन इसमें CO5 के बाद में इसी में ज्यादा होता है। गायनोडायोसिस जो वैरायटी है उसमें सर्वाधिक पपेन पूसा मेजेस्टिस में होता है। क्रुक हनीड्यू, कुरक हनीड्यू। उसके बाद में अपन बात करें ताइवान, ताइवान, और इसमें याद रखना रक्त जैसा गुद्दा। ताइवान के बाद में अपन बात करें सूर्या, सूर्या भी पपीता की है, आपको पता होना चाहिए। सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, और सनराइज सोलो जो वैरायटी है वो क्या है, गुलाबी गुद्दा होता है उसमें। कौन सा गुद्दा होता है, गुलाबी गुद्दा। यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नर पादप नहीं उत्पन्न होता इसमें, सनराइज सोलो में। हनी ड्यू, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है हनी ड्यू के बारे में, और इसको हनी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हनी ड्यू, हनी ड्यू वेराइटी जिसको बोलते हैं, आपको पता है इसका दूसरा नाम मधु बिंदु जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मधु बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मधु बिंदु। बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बॉक्स में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। रेड लेडी ट्रांसजेनिक किस्म है, ध्यान रखना। रेड लेडी, रेड लेडी ट्रांसजेनिक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी विकसित किस्म है, ट्रांसजेनिक किस्म है। तो ये जो सारी वेराइटियां हैं मैंने आपको बता दिया। रेड लेडी, ध्यान रखना, रेड लेडी आपको पूसा डेलिशियस बता दिया, पूसा मेजेस्टी बता दिया, कुरुक हनीड्यू बता दिया, ताइवान बता दिया, सूर्य बता दिया। सनराइज सोलर रक्त जैसा गुद्दा कौन सी वेरायटी का होता है, आपको पता होना चाहिए, ताइवान का होता है। किसका होता है, ताइवान का। गुलाबी गुद्दा जो होता है वो किसका होता है, गुलाबी गुद्दा सनराइज सोलो का होता है। और रक्त जैसा गद्दा किसका होता है, ताइवान का होता है। सूर्य हो गई, और सनराइज सोलह का गुलाबी गुद्दा होता है। कैसा होता है, पिंक फ्लैप्स जो होता है, पिंक फ्लैश जो होता है
गुद्दा जो होता है, प्लब जो होता है, वो किसका होता है? वो होता है सनराइज सोलो का। हनी ड्यू अपन बात करें, मधु बिंदु के बारे में बात करें, वो भी इसी की है, गाइनोडाइसिस की है। रेड लेडी ट्रांसजेनिक किस्म है। आगे अपन बात करने वाले, आगे जो वेरायटी है वो डायोसियस वेरायटी, सेकेंड पॉइंट पे अपन देखेंगे, तो वो कौन सी देखेंगे? डायोसियस। डायोसिस का मतलब होता है एक लिंगी। डायोसिस का मतलब क्या होता है? एक लिंगी। एक लिंगी। ये देखो अपन देखते हैं, और इसकी कौन कौन सी वेरायटी होती है। पहली जो वेरायटी होती है पूसा जॉइंट, पूसा जॉइंट होती है, और ये क्या है? हवा के प्रतिरोधी हैं। पूसा जॉइंट किसके हैं? हवा के प्रतिरोधी। पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ, और पूसा ड्वार्फ किसके प्रतिरोधी है? बोनी किस्म है। कौन सी किस्म है? बोनी। उसके बाद में अपन बात करें पूसा नन्ना, पूसा नन्ना के बारे में अपन बात करें तो पूसा नन्ना सर्वाधिक बोनी और उत्परिवर्तित किस्म, सर्वाधिक बोनी और उत्परिवर्तित किस्म। उत्परिवर्तित किस्म है, ये म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित किस्म है, याद रखना। ये पूसा ड्वार्फ जो है वो पूसा नन्ना, और पूसा ड्वार्फ कौन सी है? बोनी किस्म है। पोर्ट गार्डन के हेतु कौन सी उपयुक्त है? वो पोर्ट गार्डन के लिए ही उपयुक्त है, पोर्ट गार्डन के लिए। उसके बाद में अपन वेराइटी की पंजाब स्वीट, हथरस गोल्ड, पंजाब स्वीट्स। पंजाब स्वीट्स किसकी वेराइटी है? पंजाब स्वीट्स जो है वो पपाया की वेराइटी है। हथरस गोल्ड, हथरस गोल्ड, हथरस गोल्ड भी किसकी है? इसी की है। और CO5 सर्वाधिक पपेन, सर्वाधिक पपेन। उसके बाद में अपन बात करें इसकी जो उपज होती है वो सर्वाधिक पपेन, और उपज भी पूछ ली CO5 की, और उपज भी आपको पूछ ले तो याद रखना है आपको उपज, और उपज रखनी है 1500 से 1600 किर्गा, यानी कि केजी प्रति हेक्टर, प्रति हेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में संकर किस्में कौन सी है? यदि आपको संकर किस्मों के बारे में पूछा जाए, संकर किस्में, और संकर किस्मों के बारे में आपको पूछा जाए तो संकर किस्में कौन सी? पपीता की CO3। उसके बाद में अपन बात करें CO4, और उसके बाद में अपन बात करें CO7। ये क्या है? संकर किस्में है। कौन सी किस्में हैं? संकर किस्में हैं। तो ये सारी वेराइटी आपको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपको यदि इल्ड के बारे में पूछे, इसके इल्ड के बारे में, तो इल्ड के बारे में भी आप लिख लेना। इल्ड के बारे में यदि आपको पूछे तो पपीता की इल्ड कितनी होती है, तो इल्ड याद रखना। इसमें रिंग वॉर्मवर्म, यानी कि पपाया रिंग वॉर्मवर्म जो होता है, पपाया रिंग स्पॉट डिजीज होता है, वायरल थ्रिप्स के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा उसमें वेक्टर होता है, और इसमें आर्द्र जल गलन रोग भी लगता है। नर्सरी के टाइम आर्द्र जल गलन रोग भी लगता है। तो ये याद रखना। इल्ड के बारे में आपको बात करें तो 40 से 50 केजी, 40 से 50 केजी प्रति प्लांट, प्रति प्लांट इसकी क्या है? उपज है, प्रति प्लांट 40 से 50 केजी प्रति प्लांट। रोग के बारे में अपन बात करें तो रोगों को नाम और कीटों का नाम आपको मैं बता देता हूं। पपाया रिंग स्पॉट्स लगता है, इसमें वायरल डिजीज है, ये वायरस के द्वारा होती है। और इसमें आर्द्रगलन रोग लगता है। कौन सा लगता है? आर्द्रगलन। और ये कब लगता है? नर्सरी के समय लगता है। किसके समय लगता है? नर्सरी के टाइम लगता है। और इसमें इंसेक्ट वही आपको फ्रूट बोरर भी लगता है, इसमें थ्रिप्स भी लगता है, व्हाइट फ्लाई भी लगती है। ये इसके क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंसेक्ट है। तो एक पर्टिकुलर अपन बात करें, एक पर्टिकुलर अपन बात करें
तो पर्टिकुलर अपन ने क्या बात की है, पर्टिकुलर अपन ने बात की है पपीता के बारे में। किसके बारे में बात की है? पपीता के बारे में। और पपीता के बारे में मैंने डिजीज के बारे में, दो सबसे ज्यादा डिजीज जो करती है ये वायरस के द्वारा होती है। ये किसके द्वारा होती है? ये वायरस के द्वारा होती है, ध्यान रखना, वायरस के द्वारा होती है। और इल्ड यदि आपको पूछे तो इल्ड भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो एक निश्चित रूप से अपन देखें तो स्टेप बाय स्टेप अपन ने पपीता के बारे में कंप्लीट आपको स्टडी करवा दी है। पपीता के बारे में आपके कब दो फ्रूट्स हो चुके हैं, एक तो हो गया आम और एक पपीता। तो पपीता के बारे में मैक्सिमम जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने। और ये यहां से मैंने स्टार्ट किया था इसके क्लासिफिकेशन से। देखो केरी का पपाया, केरी केसी, मेक्सिको, फल का प्रकार, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद में इसके सामान्य परिचय के बारे में बता दिया, और इसके बाद में इसके रूट स्टॉक के बारे में बता दिया, इसके प्रवर्धन के बारे में बता दिया। प्रवर्धन के बारे में बताने के बाद में इसमें नर्सरी बीज दर के बारे में बता दिया जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में मैंने आपको इसके ज्यामिति स्पेसिंग के बारे में जो पूछी जाती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में मैंने क्या बताया, इसमें कुछ नर्सरी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, पाला से सर्वाधिक प्रभावित होती है। और उसके बाद में इसमें वेराइटीज के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया। और लास्ट में आपको इल्ड के बारे में बता दिया। किसके बारे में? इल्ड के बारे में, रोग और कीट के बारे में भी बता दिया मैंने। और रोग और कीट को जितने भी फ्रूट कंप्लीट हो जाएंगे इसके रोग, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फलों के कार्य की विकार, रोग और इंसेक्ट को टेबल की माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से आपको और बता दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उसका नियंत्रण भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर, पपीता की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट पपाया बता दिया है। धन्यवाद।